अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं नौशाद अली खान। नाजरीन, आज पाकिस्तान के लिए इंतहाई तारीखी दिन है। पाकिस्तान ने बतौर सालिस इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं। पहले ये जो यादाश्त है, ये वर्साई जहाँ पर G7 का इजलास हो रहा था, वहाँ पर सबसे पहले अमेरिकी सदर ने इस पर दस्तखत किए। उसकी क्या अहमियत है वर्साई की भी, और फ्रांस के अंदर कौन कौन से अमन मुआहदे हुए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो दूसरी जो अहम बात है, उसके बाद मसूद पेज़ेश्कियान साहब ने, जो ईरानी सदर हैं, उन्होंने इसके ऊपर दस्तखत किए और उसके बाद ये जो मुफाहमती यादाश्त है ये इन प्लेस आ चुकी है, यानी इस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। नाज़रीन, कुछ खबरें थीं कि पाकिस्तान का वफ़द जो है वो वज़ीर आज़म की क़ियादत में, जो हमारे नायब वज़ीर आज़म हैं इसहाक़ डार साहब हैं, हमारे एक दो वज़रा और तारिक फ़ातमी साहब जो मुशीर हैं, उनकी जो है वो वफ़द जाएगा। जो कहा जा रहा था बर्गनस्टॉक, जो एक सियाहती मुकाम है, वहाँ एक रिज़ॉर्ट के ऊपर ये सारे मामलात और मुज़ाकरात शुरू होंगे, वहाँ उसका दौरा करेगा, वहाँ जाएगा और फिर ये मामलात जो मुज़ाकरात हैं ये शुरू कर दिए जाएंगे। बहरतौर अब वो दौरा मुलतवी हो गया है। वो क्यों मुलतवी हुआ है उसके ऊपर भी कुछ रोशनी मैं चाहूँगा कि मेरे जो पैनलिस्ट हैं वो डालें। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि आज के इस तारीखी दिन में, जिसको दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, दुनिया के तमाम ममालिक उसके ऊपर खुशियाँ मना रहे हैं, माँ सिवाय भारत के, इसराइल के और चंद आकबंद देश कह लीजिए, या वो लोग जिन्हें इंटरनेशनल रिलेशंस या जिसे कह लीजिए कि फॉरेन अफेयर्स की अलिफ बे नहीं आती, और वो ऐसे इधर के कलाबे पता नहीं कहाँ मिला रहे हैं और क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। बदकिस्मती से उनकी जो तनकीद की नज़र जो है वो उसके ऊपर चश्मा ऐसा चढ़ा हुआ है कि उनको ये इतनी बड़ी कामयाबी जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में, ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख़ में बल्कि दुनिया की तारीख़ में लिखी जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहली जंग अज़ीम का जो अमन मुआहिदा हुआ था वो इसी वर्साई के मुकाम पर हुआ था 1919 में, जहाँ पर जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने इसके ऊपर साइन किया है, इस मुफाहमती यादाश्त पे। और उसी मुल्क के अंदर, फ्रांस के अंदर, उसी पेरिस के अंदर जहाँ पर दूसरी जंग अज़ीम का अमन मुआहिदा हुआ था। अगरचे ये तीसरी जंग अज़ीम नहीं थी, लेकिन बहुत से लोग इसे शाखसाना करार देते थे और इसे ट्रिगरिंग पॉइंट भी कहते थे। जो इम्पॉर्टेंट बात है, इससे हटकर 14 नकाती जो MOU है उसकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं, वो भी ज़ेर बहस रहेंगी। पाकिस्तान ने बतौर अमन के सफ़ीर के पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया है। जो सिचुएशन है इस वक्त हमारे सामने, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर की। डॉक्टर हसन ज़फ़र भी बैनुल अक़वामी अमूर पर जो है वो दस्तरस रखते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अमजद इकबाल साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर शाजिया साहिबा आपके पास आऊँगा। एक तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ये ज़रूर बयान कीजिए कि इसका मतलब क्या है। बहुत सारे पाकिस्तानी या चंद एक पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो मनफी तनकीद भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कतर एक्चुअली गया था, जिसके बाद ये सारा कुछ हुआ है, पाकिस्तान ने क्या किया। इस पर्सपेक्टिव में भी थोड़ा सा बयान कर दीजिए। और दूसरा ये है कि जो 14 नुकात हैं, इन नुकात के ज़रा थोड़ी सी तफसील देते हुए हमें बताइए कि इससे अब जो 60 रोज़ की जंग बंदी है वो किस हद तक आगे बढ़ने में आसानी होगी, और वो जो 14 नुकात हैं इसके ऊपर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहिदा एक्सपेक्टेड है, मुमकिन मुआहिदा है, उससे जो ओवरऑल ईरान की पोजीशन है या अमेरिका की पोजीशन है वो क्या बनेगी? जी, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में बुलाने का। जहां तक ये है कि इस पे पाकिस्तान का किरदार है, क्या है, नहीं है, तो उसके लिए अब क्या कहा जाए। आपने अपने इंट्रो में बता तो दिया कि आप अपनी ऐनक से ही देख सकते हैं और फिर जितना उसका नंबर है, जितना कैलिबर है, उतना ही फिर उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो कोई इतना जो है वो क्रेडिट की बात भी आपने किसी से नहीं सुनी होगी कि जी हमें बड़ा क्रेडिट दें। पाकिस्तान तो इस रीजन के एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तो खैर बोर भी हो गए होंगे मेरी ये जो है वो स्टेटमेंट सुन के। डॉक्टर साहबा कोई और सुने ना सुने, कोई और सुने ना सुने, इसराइल में आपकी बात बहुत सुनी जा रही है और भारत में बहुत सुनी जा रही है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने डिबेट इसराइल की तरफ से भी ये इनिशिएट हो रही है, उनके माहिरीन भी इस पे बात कर रहे हैं, और भारत में भी ये डिबेट बहुत ज्यादा हो रही है। और ये नौशाद साहब 2 महीना पहले मैंने आपके प्रोग्राम में ही सबसे पहले ये कहा था कि ये ईरान एक चैप्टर है, हम इस रीजनल जो हमारे प्रॉब्लम है उनके रीजनल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो उसमें कुछ लोग आपको इस्लामिक नेटो
या इस तरह की आपको और अलायंसेस की बात करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई अलायंस की बात हो रही है, ना ट्रीटीज की बात हो रही है, ना देतांत की बात हो रही है। सब ममालिक एक फंक्शनल रिलेशन के साथ रहेंगे, और सबसे मुराद है पूरा सेंट्रल एशिया, गल्फ है, रशिया है, चाइना है, इवन ईस्ट एशिया, तुर्की है, इजिप्ट, आप ग्लोबल साउथ समझ लें। तो हम उस पे काम कर रहे हैं, हम उसके फोर रनर हैं, और उसके अंदर एक लिंचपिन जो है वो ईरान की, उसको हल करना था। और दोनों साइडों पे ईरान को भी आज 40 से ज्यादा साल हो गए हैं डेथ टू अमेरिका कहते हुए, और उतने ही साल अमेरिका के पावर कॉरिडोर्स को हो गए हैं ईरान को खत्म करने के ख्वाब देखते हुए। तो इतनी पुरानी जो एक स्ट्रेटजी है और डॉक्ट्राइन है मुल्कों की, उसको चेंज करना, खत्म करना, बनाना और उस पर मुआहदे करवाना वो आसान काम नहीं है। और चूंकि ये आसान काम नहीं था, इसीलिए हम एक मुआहदा देख भी नहीं रहे हैं। ये एक मफामती यादाश्त है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और इससे ज्यादा इसमें से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता था। तो ये, इसको आप स्ट्रेटेजिक पॉज कह सकते हैं, इसको आप दो अडल्ट को लड़ाई से रोककर अपने अपने रास्ते पे जाकर कंसोलिडेट करने का टाइम जो है आप कह सकते हैं कि मिल गया है। और इसकी जो क्लॉजेज हैं, जानबूझ के उसे एम्बिगुअस रखा गया है, और उसमें मुझे जितना हम स्ट्रीट स्मार्ट हैं उसके अंदर मुझे बाकायदा पाकिस्तान की स्मेल आती है उसकी क्लॉजेज में, क्योंकि लैंग्वेज मेरा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जुबान क्या इस्तेमाल हुई है उस पर नजर पड़ती है। जानबूझ के उसको एम्बिगुअस रखा गया है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने अपने तरीके से उसको इस्तेमाल कर लें। मिसाल के तौर पे स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है उसका इंतजाम जो है वो ईरान के पास रहेगा। तो आगे कुछ भी कह रहे हैं G7 में जहाज आएंगे जाएंगे और टॉल भी नहीं होगा, तो उस पर तो ईरान कह रहा है जी हम एनवायरमेंटल फी लेंगे, हम मेंटेनेंस करेंगे वगैरह वगैरह। और जो पैसे हैं अमेरिका कहेगा कि जी हमने तो नहीं दिए, हमने तो एक पैसा नहीं दिया। और उसके दरमियान फिर एक थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व करके एक ऐसा मैकेनिज्म है, हालांकि वो ईरान का पैसा है, देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात जो है वो बहुत ज्यादा फैल जाएगी। उसको सिमर डाउन करते हैं कि ये जहां तक हम पहुंचे हैं, अगर इसमें पाकिस्तान जो कि जिसका बहुत लंबा तजर्बा है अमेरिका के साथ काम करने का और इन ट्रांजैक्शनल रिलेशंस में रहने का, और जिसका एक बहुत लंबा जो है डिप्लोमेटिक उसकी इन्वेस्टमेंट है इस रीजन के अंदर ताल्लुकात बनाने में, अगर वो शामिल ना होता तो आज ये पीस ऑफ पेपर जो है, जो कि लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये भी हमारे पास ना होता। और ट्रंप जो है, जो कि अब उनको बता दिया गया है कि वो मार्केट को स्टेबल किए हुए थे अपने रिजर्व्स को इस्तेमाल करके, तो अब वो दुनिया जो है वो रिसेशन में जा सकती थी। और जहां तक इसमें एक और बहुत बात हो रही है जिसे इलेक्ट्रॉनिकली क्यों साइन किया गया, तो इसको इलेक्ट्रॉनिकली ना साइन करने के लिए जो हमारा जाना था उसमें भी हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि जी जो यहाँ से जो निगोशिएटर जाएंगे उनकी असैसिनेशन का पूरा प्लॉट बन गया, जिसपे हमने फिर कतरी कॉल किए, और उनका एक पैलेस वहां पे स्विट्जरलैंड में है, वो पूरे का पूरा उन्होंने कहा जी ठीक है आप उसका मैनेज कर ले, लेकिन उसके बावजूद हमारी इंटेलिजेंस की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिले। तो फिर सबने कहा कि अननेसेसरी ट्रैवल जो है, इंसानी जान बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो किसी को ईरान में से ट्रैवल नहीं करना चाहिए। हमें एक पीस ऑफ पेपर चाहिए जो ट्रंप दिखा सके कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे पता नहीं उन्होंने क्यूबा जाना है या क्या करना है, लेकिन वो कुछ ना कुछ करेंगे, करे बगैर रह नहीं सकते। यहाँ से जाएं और ईरान जो है वो इंटीग्रेट करे। और उसी साइनिंग के एक दिन पहले जो है अमेरिका की जो वेबसाइट है उनकी ऑफिशियल, उस पे उन्होंने जो उनकी इंडो पैसिफिक कमांड है उसका नाम चेंज करके अमेरिका जो यूएस कमांड ऑफ पैसिफिक जो है वो पैसिफिक कमांड उसको कर दिया है। तो वो अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की तरफ भी जा रहे हैं। रियलिटी चेक भी है, 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट ट्रंप पे हो भी चुकी हैं। वो डॉक्टर साहब इसका मतलब ये भी लिया जा रहा है कि भारत फिर अब उनके लिए रेलेवेंट नहीं है। देखिए, भारत उनके लिए अगर रेलेवेंट होता तो फिर वो इंडो पैसिफिक को, जो कि उनके ही टेन्योर में इंडो का लफ्ज भी इसीलिए इस्तेमाल किया गया था, पैसिफिक को किया गया था ताकि उनको सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर अगेंस्ट चाइना जो है उसको बनाया जाए। तो इंडिया तो इतना ही रिलेवेंट हो गया है। और खासतौर पे आज अब जब बात कर रहे हैं वर्साई में, तो वर्साई में जो 1911 में जो ट्रीटी साइन हुई थी, जो सारे यूरोपियन ममालिक ने और अमेरिका ने बैठकर जर्मन के साथ किया था, तो वो इतनी जिल्लत आमेज थी कि जर्मन ने उसके बाद हिटलर को इलेक्ट कर लिया था।
अपने लिए, और फिर जी जी दूसरी दफा भी जो है उसके कोई नतीजा ऐसा नहीं हुआ। तो ये तो मैक्रोन की शरारत हो सकती है, और ट्रम्प ज्यादा पढ़ते नहीं है, फिर उनको शायद आइडिया ही नहीं होगा कि आज डिनर पे क्यों बुलाया गया है। जी। लेकिन ऑन द सीरियस नोट, मेरा ये ख्याल है कि हमारे मीडिया को भी अभी से टोन डाउन करना चाहिए, कि हमें अब रीजनल सिक्योरिटी पे उसके डिविडेंड्स की तरफ जाना चाहिए। 7 कॉरिडोर हम खोल चुके हैं, तो ट्रेड करें उस पे। सैंक्शंस अगर यूनिलैटरल को कोई मान ही नहीं रहा है, तो हम चाइना के साथ लग के जो है, और चाइना का बहुत बड़ा रोल है, जो कुछ भी हुआ है वो चाइना के आशीर्वाद से, रशिया की मशावरत से, रीजनल पार्टनर्स इसमें कतर, कुवैत सब हमारे साथ थे, हम अकेले थे ही नहीं इसके अंदर। जी ठीक है। हम अकेले जो है करके हमने क्या करना था, 2 लोगों को जंग से रुकवा कर, हमारा मिशन इससे बहुत बड़ा था। तो हम अकेले नहीं थे, और कोई ये दावा नहीं कर रहा कि हम अकेले थे। ठीक। हर जगह पे हम तो अभी रिसेंटली सुना है कि यूएई को बड़ा लेक्चर दे के आए हैं कि तुम्हें हिस्ट्री माफ नहीं करने वाली है, तो वो भागे भागे जहाज भर के 3 बिलियन का, जिसको वो मान नहीं रहे, वो ईरान पहुंच गए। जी जी। कि गजा के जेनोसाइड के बाद हिस्ट्री जो है वो जिस तरह लिखी जाएगी, उसमें आप ज्यादा कदम आगे मत चले जाइए। आप अपनी जुग्राफियाई हकीकत को सामने रखते हुए इस रीजन में ही सुकून तलाश करिए। वह सुकून तो अल्लाह की जात देने वाली है। चले, अगर अमराती नहीं, मेरा तलाश ख्याल करेंगे तो शायद मिल ही काफ़ी जाए। सुकून बेहतर है। यूएई का काफ़ी मामला जो है ना वो सेटल हो रहा है, काफ़ी बेहतरी आज के। डॉक्टर हसन साहब, वैसे तो आप समझते थे कि ये मामला अभी चलेगा, अगरचे कि ये मुफाहमती यादाश्त है, लेकिन 60 दिनों का एक विंडो जो है वो मुस्तकिल जंगबंदी का खुल गया है। दुनिया को थोड़ा सा सुकून भी आएगा। इसराइल स्पॉइलर के तौर पर पीछे नहीं हट रहा। हम देख रहे हैं कि बावजूद इसके कि ये दस्तखत होने की बात हो गई थी, उन्होंने पहले भी इतवार को अटैक किया, फिर अटैक किया, वो गजा में भी अटैक कर रहा है। हालांकि इसमें ये मेंशन है कि तमाम मुहाज़ों पर जो है वो तनाज़े का खात्मा होगा। आपको लगता है कि इसराइल को कैसे हैंडल किया जाएगा, और क्या अमेरिका उसको मैनेज कर पाएगा? नौशाद साहब, बहुत शुक्रिया। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि मैं पहले तो आपकी उस बात का जवाब दे दूं कि मैं उन लोगों में से हूं जिन्हें खुशी हुई है इस सारे अमल की, जी जी। एमओयू साइन होने की। हर सेंसेबल को खुशी होगी सर। देखिए ना, जंग तो किसी भी खुश सूरत होने में। वालों में से हूं, लेकिन उसके साथ ही मैं उनमें से भी हूं जिनको खदशात हैं ठीक है आने सर, वाले दिन। खदशात तो ठीक है, होते ही हैं चीज़ों पे। खदशात। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आया है, इसमें एक लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है जी ना, उस पर गौर फरमाइएगा। ये कह रहे हैं जी कि ये 30 डेज में ब्लॉकेट खत्म होगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ट्रैफिक ऑफ वेसल्स will be in proportion to the numbers of pre-war traffic being restored by the Islamic Republic of Iran. Being restored by the Islamic Republic of पाकिस्तान। यानी कि ये तस्लीम कर रहा है ये डॉक्यूमेंट कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ईरान का कंट्रोल है। जी जी। और ईरान सल्तनत ओमान के साथ मिलके आने वाले दिनों में इसकी एडमिनिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म तय करेगा। तो ये तो अब कानूनी तौर पे इंटरनेशनली एस्टेब्लिश हो गया हु ओन्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। जी। ये अब एक परमानेंट फीचर है, और इसी से अब सारा मामला कंट्रोल होगा। G7 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैंने वर्ल्ड इकोनॉमी को बचाया। तस्लीम कर रहे हैं कि हमने जो मायदा किया है वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से किया है जी, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नहीं किया। इस बात का किसी के पास कोई हल नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कैसे खोला जाए, या फिर वैसे ही रहने दिया जाए और दुनिया की इकोनॉमी को बर्बाद होने दिया जाए। अच्छा, अब ये है स्टेक। अब आता है आपका सवाल इसराइल वाला कि इसराइल को कैसे तोला जाएगा। देखिए, ये वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल की बात हो रही है अभी जी 1919 में। तो 1929 में जब दुनिया की मईशत को ठिकाने लगा दिया था, बर्बाद कर दी थी, और ग्रेट डिप्रेशन क्रिएट हुआ, तो उस वक्त क्या इन ज़ायनिस्ट तंजीमों ने, जिन्होंने ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल कराई थी, क्या उन्होंने केयर की थी कि अमेरिका की मईशत को क्या होता है? दे नेवर केयर्ड। और आज भी वो इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि वो दुनिया की मईशत को इस बात को समझिए कि हमारे पास एक प्रेसिडेंस मौजूद है कि अब से 100 साल पहले उन्होंने दुनिया की मईशत बर्बाद होने दी। वो दुनिया की मईशत अब भी बर्बाद होने देंगे अपने मकासद की तकमील के लिए। मकसद पूरा नहीं हुआ है।
जी जी अब देखिए ऊपर से इसमें कहीं ये हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट में कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो साउथ ऑफ लबनान पे उन्होंने जो 200 किलोमीटर कितना इलाका कब्जा कर लिया उसको वो छोड़ेंगे। जी एक्सपेंशन तो जारी है इसराइल की, उसका क्या हाल है? गजा का कहीं जिक्र है इसमें? और बुनियादी झगड़ा क्या था? बुनियादी झगड़ा तो है फलस्तीन का। जी जी वो कहीं लिखी, वो बात कहीं लिखी भी है। गजा का लफ्ज देखा कि इसमें इस डॉक्यूमेंट में वो तमाम तो गोलान महाज जो है ना, हाइट्स का लफ्ज, तमाम महाज गोलान में हाइट्स का लफ्ज है। समो दिया गया है। नौशाद साहब, कोई गोलान हाइट्स का लफ्ज है, कोई गजा का लफ्ज है, कोई साउथ ऑफ लेबनान का लफ्ज है, कोई कोई ऐसा लफ्ज है जहां पे जिस जगह पे इसराइल ने कब्जा किया और वो कब्जा छोड़ देगा? तो झगड़ा किधर खत्म हो रहा है? इसराइल को सपोर्ट करता है अमेरिका, लेबनान को सपोर्ट करता है ईरान। तो ये तो आउटसाइड पार्टीज हैं। जो इनसाइड पार्टीज हैं उनका तो झगड़ा खत्म नहीं हुआ। आउटसाइड पार्टीज ने आपस में डिसाइड किया है कि हम इस झगड़े से कुछ अरसे के लिए पीछे हट जाते हैं, और जो हम दूसरों की आग में कूदे हुए थे हम खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। ईरान भी यही चाहता है और अमेरिका भी यही चाहता है। जो पेरिफेरी पे पार्टीज हैं उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है, और जो गल्फ के अंदर पार्टीज हैं, हम सब ने तो G7 में खुलेआम कह दिया कि जी अमाराती ये यूएई वाले बम मारते रहे, जाके ये एयर कैंपेन्स करते रहे इसराइल के साथ मिलके। तो उन्होंने तो उनको रगड़ दिया ना। जी गल्फ का फ्यूचर सेफ नहीं है। मैं नहीं जानता कि वहां पे क्या होने वाला है, लेकिन इट डज नॉट लुक सेफ, क्योंकि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। अब या तो वो जो उम्मत मुस्लिमा के कायदीन थे उन्हें ईरान की हुक्मरानी कबूल करनी है, या फिर उन्हें लड़ना है। क्या चॉइस? पैराडाइम शिफ्ट तो हो गया ना। हाँ जी, कबूल करनी पड़ेगी, कबूल ठीक है। करनी वो पड़ेगी। थोड़ा सा जरा आने मानना पड़ेगा कि वी आर नॉट, कि हम बड़े आदमी नहीं हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। वो जरदारी साहब ने क्या कहा था, इनकी हैसियत ही क्या है? नहीं वो तो दे विल हैव, ठीक है, उन्हें अपनी दे हैव बीन कट टू साइज। ठीक है, ठीक है। अमजद साहब, मैं नसीम साहब आपके पास आता हूं। मैंने असल में आपके लिए जरा सवाल थोड़ा मुख्तलिफ रखा हुआ है। मैं चाह रहा हूं मैं अमजद साहब से पहले कर लूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। आपने निकात 14 पढ़ लिए। मेरा ख्याल है, अगरचे के डॉक्टर साहब का ख्याल ये है कि ये बड़े वेग, यानी उनको इस तरह से रखा गया है कि बहुत को डेफिनेट बात नहीं की, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुफाहमती यादाश्त में कुछ इस तरह की लैंग्वेज होती है। ये तो अब डिसाइसिव नहीं होते, कुछ रूम रखा जाता है जिस पे आप फाइनल करते हैं। आप ये 14 निकात पढ़ने के बाद आपका क्या तासुर है कि जो अगले 60 दिन के अंदर जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, कुछ रियलिटीज़ दोनों पार्टियों को समझ आ चुकी हैं, ईरान को भी और अमेरिका को भी। अब इसराइल के होते या उस किरदार के रहते, बतौर स्पॉइलर रहते हुए, आपको लगता है कि जो 60 दिन की मुद्दत है, ये उसके दौरान कोई ऐसा मुआहदा हो जाएगा जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ट्रम्प साहब तो ये कहते हैं ना, मेरी मर्जी का मुआहदा ना हुआ तो मैं फिर जो है वो, अगरचे कि ये उनका स्टाइल है, लेकिन वो कहते हैं मैं बमबारी शुरू कर दूंगा। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका पहले तो। और मैं डॉक्टर साहब की तरह मैं भी खुश हूँ कि ये मुआहदा हो गया। मैं तो आपको याद है कि पहले भी प्रोग्राम में ये कहते, जब ये जंग बंदी हुई थी तो मैंने उस वक्त ये आपसे अर्ज किया था कि ये जंग अब खत्म हो गई है। जी जी। अब ये कैसे इसको आगे आपने ये भी कहा था कि ये अब दोबारा नहीं शुरू होगी, दोबारा नहीं शुरू होगी। मैंने ये कहा था ये कूलिंग का अमल है, अब इसको जारी कितनी देर ये रहता है और ये हो जाएगा मुआहदा। उस पर उसकी वजूहत थी कुछ। अभी डॉक्टर साहब जिन खदशात का जिक्र कर रहे थे, ये खदशात अपनी जगह पे हैं और होंगे, यकीनन होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ग्राउंड पे नज़र आ रही हैं, या जिनकी वजह से ये MOU होता है, या जिनकी वजह से जंगबंदी होती है। जंगबंदी सिर्फ पाकिस्तान के ये कह देने से जंगबंदी नहीं हुई कि जंग बंद कर दो। वहाँ पे अमेरिका को कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही थी कि जो रियलिटी फेस की गई हैं, रियलिटी चेक मिले हैं, जो कि उसके लिए काबिल कबूल नहीं थी किसी तरह से भी। कुछ चीजें इसराइल को भी नजर आ रही थी जो उसके लिए भी काबिल कबूल नहीं थी, और अभी तक वो चीजें नजर है जो आज के अभी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि जी के स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की, वो तो जो जब ट्वीट करता है ट्रंप, वो तो ये कहता है स्टेट ऑफ ईरान। उसने तो हुर्मुज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। ये 2 दिन पहले जब उसने ट्वीट किया अपना कि जी कि हम, उसने तो स्टेट ऑफ ईरान खुलने की बात की है। तो इसका क्या मतलब है
कि वो जो हुर्मुज़ था या वो फारस तय हो गया कि वो उस पे ईरान का हक तस्लीम करने की बात, मैं तो ये समझता हूँ, ये सफारतकारों को पता होगा कि इसका क्या मतलब हो सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है वो ये है कि वो उनके हक को तस्लीम किया गया उस वक्त। अच्छा, दूसरी बात आ गई जो इसराइल के हवाले से, अभी एक दिन पहले इसराइल की एयरफोर्स की तरफ से ये स्टेटमेंट आती है कि हम 1 घंटे बाद हमला करने वाले थे लेकिन ट्रंप ने हमें रोक दिया, मना कर दिया। फिर वो आज जून की बात कर रहे हैं आज, जी जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना कि जब ये आता है तो इसका क्या मतलब, इससे हम क्या मतलब समझ सकते हैं कि जी कि उसने बल्कि ये कहा कि अगर आपने हमला करेंगे तो आप अकेले होंगे, हम आपके साथ नहीं होंगे। अब मामला ये होता है कि इस रीजन के अंदर जिसमें हम रह रहे हैं, यहाँ पे जो इस वक्त इकोनॉमी थी दुनिया की जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो तो बड़ी बर्बाद हो रही थी, बड़ी ख़राब हो रही थी, स्वाय उन लोगों के जिनकी कंपनियां थी ऑयल कंपनियां। उन मुल्कों ने या उन कंपनियों ने ज़रूर इसके ऊपर बिलियंस डॉलर कमाए ये सारे इस प्रोसेस के दौरान, और अब जब कीमतें नीचे आती हैं तो उनको वापस आना पड़ेगा ना, ये स्वाय उनके। बाकी तो आम आदमी का चाहे वो अदरवाइज मैनेज कर लेंगी सर, फिर ईरान के तेल में अपना हिस्सा डाल के 300 बिलियन डॉलर की बात है, वो वहां कहीं तेल के हिसाब से को मैनेज करके मैं यही आपसे अर्ज करने लगा हूं कि अब इसमें होना जो नजर आता है, एक तो ये बात ये कि ये जंग अब दोबारा, इसमें शरायत हो सकती हैं कभी, कुछ सख्त हो सकती हैं, कुछ नरम हो सकती हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं शुरू से कह रहा हूँ कि उसमें अमरीकी कंपनियों ने वहाँ पे काम चाहिए उनको, और वो किस तरह का काम चाहिए, क्या चाहिए, उसके ऊपर भी हो सकता है। अभी अगले 60 दिनों में तो होने हैं ना। जब आप बात करते हैं ट्रंप की कि हतमी मुआहदा मेरी मर्जी का ना हुआ, तो मेरी मर्जी का ये MOU अगर उनकी मर्जी का हो रहा है, जिसके ऊपर उन्होंने सबसे पहले लंबे से साइन किए हैं और वो करते हैं उसके ऊपर मोटे मार्कर के साथ वो उन्होंने किए, ठीक है। वैसे तो मैं शहबाज शरीफ साहब के साइन देख रहा था, वो ट्रंप साहब से भी ज्यादा बड़े साइन किए हैं उन्होंने थे। अब उसके बाद अगर देखिए बात ये मामला थी, अभी जिस तरह से बात भी हो रही थी कि वहाँ पे खदशात थे, कुछ और चीज़ें थी, लेकिन मामला ये है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप खुद, आम तो ये था कि JD वैंस आएंगे यहाँ पे, वो करेंगे, उधर से कालीबॉफ करेंगे, इधर से पाकिस्तान की तरफ से अब हो सकता है कि उस वक्त नायब वज़ीर-ए-आज़म कर देते या खुद वज़ीर-ए-आज़म कर लेते। लेकिन एक इवेंट था जब सदर ने खुद, ये पहले दिन से बात हो रही थी कि ऐसे इवेंट पे हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद साइन करे, और उन्होंने खुद साइन करके दुनिया को दिखाया। फिर उसके बाद जब ईरानी सदर ने साइन किए, कालीबॉफ ने नहीं किए, उन्होंने किए, फिर उसके बाद जी उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने करने देते हैं। वो वहाँ पे एक लाइन लगनी थी कि जी पीछे, जैसे आप भी हवाला दे रहे थे डॉक्टर साहब भी, और ये कि जी वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये पहले भी एक मुआहदा हो चुका है और वो इतना अच्छा नहीं था, वहाँ पे जो भी था सिलसिला उसका याद करने की कोशिश की जा रही। तो ट्रंप ने, मैं ये कहूँगा कि ये करके वो सारा कुछ, वो सारा जो लोगों के जहनों में एक प्रोग्राम था, कुछ लोगों के जहनों में, हो सकता है कि जी कि इनको वहाँ पे ये एहसास दिलाया जाए कि आपकी शिकस्त हो गई है, ट्रंप की शिकस्त हो गई। उन्होंने उससे बचने के लिए वहीं पर खुद साइन कर दिए, चाहे उनके साथ अमेरिकी फ्रांस के सदर खड़े थे। और जी बस ये है कि उसके बाद ये उसकी जरूरत नहीं रही। ठीक है नसीम साहब, अब मैं आपसे स्पेशल ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं, पहले तो मुझे वो जज्बात जरूर बताइएगा जो इस वक्त एक्सपर्ट्स के हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि बाहर तो अगरचे के पाकिस्तान बहुत ज्यादा क्रेडिट लेना नहीं चाहता था, लेकिन कोई माने या ना माने वहाँ शहबाज शरीफ साहब के बड़े मोटे से साइन है, यानी वो ट्रंप साहब से भी बड़े नजर आए हैं मुझे, तो वो तो अब डॉक्यूमेंट हो चुका है। कोई इसको तस्लीम करे ना करे, पाकिस्तान ने बतौर सालिस, चाहे को कतरी को बनाना चाहे, चाहे किसी और को ये जो है ना हम्मा उसके सर पे बिठाना चाहे, लेकिन फैक्चुअली वहाँ पे ये जो सालिस है वो पाकिस्तान ही है। इस मुफाहमती यादाश्त का नाम इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त ही है। अब बताएं कि क्या एक्सपर्ट्स सोच रहे हैं, क्योंकि जब हम एक्सपर्ट्स की बात करते हैं तो हमें बड़ी अजीब किस्म की, कभी कश्मीर के मामले पे, कभी दूसरे मामले पे, हमें बड़ी नेगेटिव सी फील आती है, बातें आती हैं, तनकीद आती है। पहले तो ये भी बताइएगा जरूर कि ऐसा क्यों है, ये खास तौर पर बरतानिया से ऐसा रिएक्शन क्यों आता है? नौशाद साहब बहुत शुक्रिया। जिस तरह पहले अमजद साहब, डॉक्टर साहब ने कहा कि उनको खुशी है, तो मैं कहूँगा बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि जब हम ओवरसीज मुल्क से बाहर मौजूद होते हैं तो हमें ज्यादा मसाइल जो है वो फेस करने पड़ते हैं, हमें जवाबदेह होना पड़ता है दूसरी कौमियतों के सामने भी। और जिस तरह पहले पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म को सपोर्ट करने के झूठे इल्जामात लगते थे, तो अब पाकिस्तान का एक नाम बड़ा रोशन हुआ है, और ये कोई मामूली मामला नहीं है। मैं समझे कि इस जंग में से खुद गुजर के आया हूँ। मैं 16 मार्च को दुबई लैंड करना था, और लैंडिंग के वक्त पता चला कि नीचे ड्रोन अटैक हुआ है और हमारे
जहाज को कार्गो का जो टर्मिनल है वहां पे लैंड किया गया और फिर हमें बसों में डाल के होटल पहुंचाया गया। तो 3-4 दिन में दुबई में मौजूद रहा। तो ये लोग सोच नहीं सकते कि ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डिप्लोमेसी, इसाक डार, मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है या फील्ड मार्शल है जो जंग के दौरान उन्होंने ईरान का दौरा किया। तो ये कोई मामूली बातें नहीं, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी फख्र की बात है। और हम जब भी पाकिस्तान का नाम रोशन होता है, वो कोई भी भले करे, तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो एक्सपेक्ट की आपने जैसे बात की, तो अक्सर जिस तरह हम अपनी गुफ्तगू के अंदर सेम वॉइसेस का जिक्र करते हैं, तो आपको पता है कि दुनिया में हर कौम में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन जहां जहां सेम वॉइसेस होती हैं वो पाकिस्तान की कामयाबी पे खुश है और बिल्कुल मुबारकबाद के मुस्तहिक भी है। और जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा था कि शायद पाकिस्तान अकेला नहीं था, बाकी भी साथ थे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करने की जो है वो जसारत करूंगा कि पाकिस्तान अकेला था। बड़े मुश्किल हालात थे जब जंग शुरू हुई थी, तो मशरिक़ वस्ता सारा एक तरफ था, ईरान एक तरफ था, सऊदी अरब दूसरी तरफ था, और पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल था कि किसका साथ दे। उस वक्त बड़ी समझदारी के साथ तमाम मुस्लिम ममालिक को आप साथ लेके चले। यूएई नाराजगी भी मोल लेना पड़ी, और उस वक्त कोई मुल्क जो है वो सुलह सफाई या इस तरफ उसका रुझान नहीं था। सिर्फ पाकिस्तान था जो इस तरफ देख रहा था, क्योंकि दुनिया में बहुत बड़ी तबाही मचेगी। हमने तारीख पढ़ी है, तमाम लोगों ने, डॉक्टर साहब अमजद साहब मुझसे बहुत ज्यादा काबिल है। हमने देखा कि जो दूसरी जंग अजीम हुई थी उसमें किस तरह यूरोप तबाह हुआ, यूरोप की इकोनॉमी तबाह हुई, यूरोप के अंदर लाखों लोग जो है मारे गए, और उसके असरात शायद अभी तक भी है। जापान में आप देख लें कि उस एटम बम के असरात अभी तक हैं। और जिस वक्त सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो एक तहजीब मिटा देंगे, तो जहन में यही आता था कि शायद वो नागासाकी और हिरोशिमा की तरह एक एटम बम जो है वो ईरान पे भी गिर सकता है, और गिर भी सकता था। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने बाकी क़यादत के साथ मिल के सदर ट्रंप से एक रिक्वेस्ट की कि इस अटैक को रोक दिया जाए। और उसके बाद कई चीजें जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड है, हमें नहीं पता कि किस तरह फील्ड मार्शल रातों को जागते रहे, किस तरह वो ईरान के दौरे उन्होंने किए, उन्होंने अपने इंटीरियर मिनिस्टर को भेजा, प्राइम मिनिस्टर जागते रहे सारी रात। इन लोगों ने इतनी कोशिशें की कि एक जो खलीज में एक जंग, जो तीसरी आलमी जंग जिसे हम कह सकते हैं, वो नाजिल होने वाली थी। जो खदशात है, देखिए खदशात तो हर बात में भी हर बात में होते हैं, लेकिन इस वक्त जो मामला हुआ है उसमें पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान की हुकूमत का किरदार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम का किरदार बहुत जबरदस्त रहा है, जिससे पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद है। और हम भी यहाँ बैरून मुल्क जब इमिग्रेंट्स के खिलाफ कोई बात होती है या इस तरह की होती है, तो हम फख्र के साथ यहाँ पे बताते हैं कि वी आर पाकिस्तानी, जिन्होंने दुनिया में तीसरी आलमी जंग को होने से रोका है। तो ये मुआहदा हो गया है, भले घर बैठ के साइन किए, वहां पे गए नहीं गए, बड़े सिक्योरिटी खदशात होते हैं, इंप्लीमेंट हो गया है, उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। अब नाए हुर्मुज़ खुल चुकी है, पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही हैं, लेकिन कुछ चंद एक लोग हैं कोताह नजर, वो मानने को तैयार नहीं है। देखिए निशाद साहब, अब चंद एक लोग जो है उनकी तो सुननी पड़ती है ना, आप तमाम लोगों को उसमें से निकाल तो नहीं सकते, लेकिन जो जिस तरह सोच सकता है, जिसकी जितना इल्म है चीजों का, वही देख सकता है ना। हम लोग जैसे बाहर बैठे हैं, डॉक्टर साहिबा का इतना तजुर्बा है, डॉक्टर साहब ने इतना इल्म हासिल किया है, जब इल्म हासिल करते हैं तो दिमाग खुलते हैं। हमारे मुल्क में तो सेहत और जो अपना तालीम है उसका बजट ही कम कर दिया जाता है, और फिर शिकायत करते हैं कि लोग इस तरह की नेगेटिव बातें करते हैं। तो जब आप तालीम देंगे, तरबियत देंगे, तो लोग अच्छी तरह सोचेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का किरदार बहुत शानदार रहा, और दुनिया में जो एक रिसेशन आने वाला था, एक्सपर्ट्स भी खुश हैं। सबसे बड़ी मेरी आखिरी बात कि अमेरिका से असल में बहुत बड़ी गलती हुई। वो समझ रहे थे कि वो जब सुप्रीम लीडर ईरान के उनको शहीद कर देंगे तो उसके बाद वहां पे रिजीम चेंज हो जाएगी और तमाम बातें उनकी मान ली जाएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं। मुझे ब्रेक का काजर रसीद साहब, मैं वापस भी आता हूं। ये दुरुस्त है कि ईरान ने जो अपना दाखिली इत्तेहाद है उसका मुजाहिरा करके इस जंग के अंदर जो इसका पासा पलट दिया था, वो अलग बात है। जब वापस आएंगे ब्रेक से, तो डॉक्टर साहब मैं बेसिकली चाहूँगा कि ये जो पाबंदियों के खात्मे जो बात की जा रही है ईरान पर, इसका क्या मतलब निकलेगा, ये किस तरह से ट्रांसलेट होगा और इसका खित्ते पे क्या असर पड़ेगा। अभी लेते हैं एक ब्रेक।